Prime Minister Modi, it's always good to see you. I'm looking forward to seeing you in Japan about the 24th of May. And I was honored to welcome you to the White House last September to discuss U.S.-Indian relations, to meet with our fellow Quad leaders. And I'm pleased to have this opportunity to speak to you today virtually and with your two ministers and your ambassador here in person. Is it contemporaneous? Yeah. Oh, I'm sorry. There's two vibrant democracies who one is learning how to make sure I can do this contemporaneously. But two vibrant democracies. We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. And the floor is yours, Mr. Prime Minister. प्रेसिडेंट बाइडेन, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे। उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी।
हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सेलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Minister. We're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room. नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो ये वर्चुअल समिट चल रहा है, वर्चुअल बैठक जो दोनों के बीच चल रही है, उसका शुरुआती अंश आपने सुना, जहां पर दोनों ने औपचारिकताएं भी और मोटे तौर पर क्या इस बातचीत में आगे होगा उसका जिक्र किया है। इसके आगे जो बातचीत होगी वो बिना कैमरों के, क्योंकि मीडिया हटने की बात जो बाइडेन यहां पर कर रहे हैं। यूक्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, कई दफा उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है और दोनों के सामने यह बात रखी है, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के सामने, कि आमने सामने की बातचीत वो करें जेलेंस्की से मिलकर ताकि समाधान निकले। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता पर जोर दिया गया है। यूक्रेन ने जिस भी चीज की मांग की है, खासकर दवाइयां जिसकी मांग वो कर रहा है, वो भारत आपूर्ति करता रहा है। पुतिन और जेलेंस्की सीधी बात करें, न केवल प्रधानमंत्री मोदी इस मंच पर कह रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि चूंकि उनकी बातचीत दोनों पक्षों से हुई है, कम से कम एक चीज जो बाइडेन कम से कम अपने बारे में नहीं कह सकते हैं, भारत दोनों पक्षों से बातचीत करता रहा है और रूस से भी इस बात पर जोर दिया है कि वो जेलेंस्की से सीधा बात करें, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत हो। Japan about the 24th of May, and I was honored to welcome you to the White House last September to discuss U.S.-Indian relations, to meet with our fellow Quad leaders, and I'm pleased to have this opportunity to speak to you today virtually and with your two ministers and your ambassador here in person. Is it contemporaneous? Oh, I'm sorry. There's two vibrant democracies who one is learning how to make sure I can do this contemporaneously. But two vibrant democracies. We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, in Japan, about the 24th of May. Prime Minister Modi, it's always good to see you. I'm looking forward to seeing you in Japan about the 24th of May. And प्रेसिडेंट बाइडेन, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री
कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे। उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। तो खबरदार में आप ये खास पेशकश देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस समय एक अहम वर्चुअल बैठक चल रही है, जिसके बाद 2+2 यानी कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों देशों के साथ बैठक करेंगे। बहुत अहम समय है ये समूची दुनिया के लिए। गीता मोहन हमारे साथ सीधे डॉनबास इलाके डोनेत्स्क से जुड़ रही हैं। युद्ध वहां चल रहा है, लेकिन वहां का युद्ध एक बहुत अहम मुद्दा गीता यहां पर हो जाता है जब जो बाइडेन ये तय करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे, केवल 2+2 ये मुलाकात न रह जाए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा,
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपनी बात अभी तक रखी, कमोवेश भारत का वो स्टैंड तो रहा है, लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये बातें कही है, इतना तो समझ जाए अमेरिका कि अगर वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत रूस को लेकर एक ओपिनियन और वो भी पश्चिमी देशों के हिसाब से आगे रखेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और कोशिश अमेरिका की लेकिन उसी तरफ से होगी। गीता? श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि 2+2 से पहले ये लीडरशिप समिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वरना अमेरिका अपना जो ओपिनियन है वो 2+2 के मीटिंग में रख देता। यहाँ पर क्योंकि लीडरशिप समिट है, इस समिट लेवल मीटिंग ने टोन और टेनर सेट कर दिया है आगे के मुलाकात के लिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देखिए, इन लोगों ने ना बायलैटरल ट्रेड, ना डिफेंस, ना बाकी कोऑपरेशन पर बात की। दोनों लीडर्स ने यूक्रेन के मुद्दे पर अपना फोकस रखा, जबकि 2+2 में बाकी मुद्दों पर भी बात होगी। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि भारत का स्टैंड यूक्रेन और रूस को लेकर बदलने नहीं वाला। दो बड़े इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं अमेरिका के, एक कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रूस से कम करे, दूसरा आपके डिफेंस डिपेंडेंस रूस से कम करे। भारत ने दोनों में ही कह दिया है इस स्टेटमेंट के जरिए कि रूस बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और देखिए, जब वो कंडेम कर रहे थे अटैक्स को, उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया, मोदी ने रूस का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों को बातचीत करके इस मसले का हल निकालना होगा। तो काफी डिप्लोमेटिक सेंटेंस है और एक तरह से मैसेजिंग भी है कि भारत को पुश ना करें। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए। अभी बातचीत ये चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, उस पर हमारी नजर है क्या निकलकर वहां से आता है। हालांकि भारत ने अपना रुख साफ किया हुआ है और इस समय माहौल ऐसा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। एक तरफ विश्व युद्ध की आशंका से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं, तो उस वक्त अमेरिका और यूरोपीय देश भारत से इस माहौल में शांति स्थापित करने वाला ग्लोबल संतुलन बनाने की अपील कर रहे हैं। जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से भारत से यह अपील की जा रही है कि वो रूस को समझा बुझाकर जंग खत्म करवाए। अब आप खुद देखिए, युद्ध के 46 दिन के दौरान दुनिया के कई बड़े नेता पीएम मोदी से मुलाकात या वर्चुअल माध्यमों से बात कर चुके हैं। इन नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबानो हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये सब शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें, बातें, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये वो लोग हैं जो भारत से ग्लोबल शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने की अपील कर रहे हैं। वो जंग के इस माहौल में भारत शांतिदूत बन सकता है। वैसे पूरी दुनिया में दो शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें आप विश्व कूटनीति के दो पावर सेंटर कह सकते हैं। इनमें से एक है अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन का एजेंडा है पीएम मोदी से बात करके रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाते भारत को अपनी तरफ करना। वहीं दूसरी सुपर पावर है रूस, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के अच्छे दोस्तों में शामिल है। अब पूरी दुनिया जान गई है कि शक्ति के इन दो विरोधी केंद्रों को बैलेंस करने की शक्ति अगर किसी देश के पास है तो वो है भारत। इसकी वजह यह है कि भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका से बहुत गहरे हुए हैं, जबकि रूस के साथ भारत का नाता दशकों पुराना है। रूस और भारत की दोस्ती की मिसालें इतिहास में दर्ज हैं। इन दोनों के पक्ष में थोड़ा थोड़ा कूटनीतिक वजन डालकर भारत ने अपनी स्मार्ट कूटनीति का लोहा भी मनवाया है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के मामले में पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई देश रूस को जंग खत्म करने के लिए मना सकता है तो वो भारत है। अगर कोई राष्ट्र अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके उन्हें शांत कर सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के प्रति अमेरिका और रूस दोनों ने विश्वास जताया है। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस की जंग में अभी तक भारत ने तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। मतलब ये कि इस मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच उसने एक संतुलन रखा है। वो न अमेरिका की ओर ज्यादा झुका हुआ नजर आता है, न ही रूस की ओर। ये भारत की राष्ट्रहित सर्वप्रथम वाली विदेश नीति है और इसकी झलक पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन और रूस में हो रही जंग के बीच अचानक जो बाइडेन का पीएम मोदी से बातचीत करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की उत्सुकता जाहिर की हो, बल्कि अमेरिका जल्द से जल्द विदेश और रक्षा मामलों में भारत के साथ बात करना चाहता है। यही वजह थी कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता तय हुई थी। अब 2+2 का मतलब था भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों यानी एस जयशंकर और एंटनी
ब्लिंकन की मुलाकात और भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों यानी राजनाथ सिंह और लॉयड जे ऑस्टिन के बीच बातचीत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस 2+2 वार्ता के लिए वॉशिंगटन में मौजूद थे। लेकिन इस बातचीत से पहले अमेरिका ने मांग की कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भी बातचीत होनी चाहिए। यह मीटिंग अचानक फिक्स की गई, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। अचानक से जो बाइडेन का पीएम मोदी से बातचीत करना यह बताता है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग अमेरिका का सरदर्द बनी हुई है और अमेरिका जानता है कि इस सरदर्द की शांतिप्रिय दवा भारत के पास ही है। यूक्रेन युद्ध के दौर में जब पूरी दुनिया खेमों में बढ़ चुकी है, उस समय भारत के बैलेंस की चर्चा हर तरफ हो रही। पीएम मोदी की संतुलित कूटनीति से बाइडेन बेचैन है और वो चाहते हैं कि भारत का झुकाव पूरी तरह अमेरिका और नेटो के पक्ष में हो। लेकिन इस दौर में हर देश ग्लोबलाइजेशन के बारे में बाद में सोच रहा है, पहले अपने देश, अपने लोगों के बारे में और राष्ट्रहित के बारे में सोच रहा है। रूस के तेवर अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी। यूक्रेन में रूस के हमले अमेरिका की धड़कनें बढ़ा देते हैं। रूस की बमबारी ने बाइडेन की बेचैनी बढ़ा दी। इसी वजह से बाइडेन ने बेचैनी खत्म करने के लिए पीएम मोदी से बात की। ये पहले से तय था कि पीएम मोदी से होने वाली बातचीत में मुद्दा यूक्रेन रूस युद्ध ही होगा। बाइडेन ने युद्ध और रूस की बर्बरता का जिक्र किया है। तो सवाल यह है कि जो बाइडेन की ऐसी क्या मजबूरी थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा वो पीएम मोदी से करना चाहते और इसके लिए उन्होंने 2+2 मीटिंग में भी एंट्री मार दी। तो इसकी वजह समझने की जरूरत है। इसकी पहली वजह है युद्ध पर भारत का तटस्थ रुख। अमेरिका और नाटो देश धमका चुके, यूरोपीय देश हमले की चेतावनी दे चुके, लेकिन रूस पर कोई फर्क नहीं। उसके तो तेवर ऐसे हैं कि अब परमाणु युद्ध छिड़ा के तब छिड़ा। रूस के यही तेवर देखकर उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए। दबाव बनाने के लिए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग फोरम पर वोटिंग भी हुई। इन वोटिंग प्रस्तावों में यस या नो में जवाब न देकर भारत ने एब्सेंट रहकर वोट न देने का फैसला किया। यही बात अमेरिका को खटक रही है। बाइडेन की बेचैनी का एक कारण यही तटस्थता। रातों रात हम रूस से अपना रिश्ता नहीं हटा सकते हैं और अगर हम जो प्रेजेंट मौजूदा हालात देखें जिसमें हम लोग अब यूएस के साथ अब हम कोऑर्डिनेशंस के पार्ट में भी हैं, तो यूएस के साथ भी हमारे अभी रिश्ते बढ़ रहे हैं। अभी जो ग्लोबल डायनामिक्स है, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है और भारत जो है अभी तटस्थ ही रहेगा, अभी उसको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा क्योंकि हर देश को अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा और मौजूदा हालात में भारत रूस से अपना डिपेंडेंसी रातों रात खत्म नहीं कर सकता है और रातों रात इतिहास को देखते हुए पूरा यूएस पर भी निर्भर नहीं हो सकता है। अमेरिका जानता है कि भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक और काफी हद तक सांस्कृतिक है। भारत के गाढ़े वक्त में अगर कोई देश मदद के लिए सबसे पहले आया है तो वो रूस ही है। ऐसे में अमेरिका की एक बड़ी टेंशन है भारत का रूस की ओर पारंपरिक झुकाव। यूक्रेन रूस जंग में भारत का रुख तटस्थ और इसका मतलब अमेरिका यही निकालता है कि भारत रूस की ओर भारत का यही झुकाव अमेरिका की परेशानी। यही वजह है कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने अपने एक बयान में लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर भविष्य में चीन ने एलएसी पर हमला किया तो रूस बचाने नहीं आएगा। हालांकि इस बयानबाजी का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा और अमेरिका भी जानता है कि भारत आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में कोई भी देश भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोरोना के बाद से तमाम देशों का फोकस अर्थव्यवस्था पर है। युद्ध से सभी बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत न सिर्फ कोविड से तेजी से उबरा है बल्कि रूस यूक्रेन को लेकर जो कूटनीतिक युद्ध चल रहा है उसमें तटस्थ रहते हुए भी विश्व शांति का पावर हाउस बना हुआ है।
भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तेल, और इस मामले में रूस आगे आकर सस्ता तेल उपलब्ध करवाने की बात कर चुका है। रूस का तेल ही अमेरिका की टेंशन है। रूस भारत को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध करवा रहा है। वो भारत को $35 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। देखा जाए तो अभी तक भारत रूस से केवल 1 या 2% कच्चा तेल आयात कर रहा था। भारत का रुख इस मामले में साफ है कि सस्ता ईंधन मिलेगा तो भारत उसे खरीदेगा, लेकिन अमेरिका भारत पर रूस का तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। जबकि एक सच ये है कि जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने खुद रूस से 43% तक ज्यादा तेल खरीदा है, और ये जानकारी रूस के सुरक्षा परिषद के उप सचिव मिखाइल पोपोव ने दी थी। दावा तो ये भी है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका यूरोपीय देशों को महंगी दरों पर बेच भी रहा है। बात यह है कि जो हम लोग वहां से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पर है और हम लोग डॉलर में भी उसको नहीं खरीद रहे हैं, जिसके वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लोग पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये राइडर हम लोग उसमें से अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही साथ यूएस इसलिए भी थोड़ा परेशान है कि पिछले साल जो हम लोग ने 13 बिलियन बैरल्स उनसे लिए थे, लेकिन अभी हम लोग महीने डेढ़ महीने में ही रशिया से हम लोग ने 16 बिलियन बैरल्स हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो यूएस थोड़ा परेशान जरूर है, लेकिन वो समझ रहा है कि भारत के जो एनर्जी नीड्स हैं वो भारत को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही पड़ेगा। विश्व में अमेरिका की दबंगई को भारत ने एक बड़ी चुनौती तभी दे दी थी जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर उसने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। भारत ने उस वक्त अमेरिका को दो टूक कह दिया था कि देश की सुरक्षा के मामले में वो किसी अन्य देश की कोई भी चेतावनी नहीं सुनेगा। भारत ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया था कि जब बात देश की सुरक्षा की होगी तो वो सुपर पावर से भिड़ने के लिए भी तैयार है। यही तेवर देखकर अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए थे, और फिर इसके बाद कभी भी S-400 पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। जिस तरह से चीन जो है पूर्वी लद्दाख में जो आक्रामक कार्रवाई किया है, जो विस्तारवादी प्रक्रियाएं उसने किया है, और चीन की जो PLA है, जिस तरह से उसने हमारे फोर्सेस के खिलाफ भी आक्रामक एक्शंस लिए हैं, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत को S-400 खरीदने का बहुत बड़ा मजबूरी हो गया था। और इस मजबूरी को देखते हुए यूएस ने भी अभी तक काटसा जो है, उनके सैंक्शंस जो है अब तक भारत पर लागू नहीं किया है। और कई बार यूएस बोला है कि हमको काटसा लगाना है जो लोग रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री से जो चीजें को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उम्मीद हम सब लोग यही कर रहे हैं कि यूएस काटसा S-400 के लिए नहीं लगाएगा। कई महत्वपूर्ण मौकों पर अमेरिका ने भारत पर दबाव वाली रणनीति अपनाई, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका की इस रणनीति का जवाब अपनी धाकड़ कूटनीति से दिया, और इसी वजह से अमेरिका यूक्रेन रूस जंग के माहौल में धमकाने वाले अंदाज में नहीं, समझने समझाने वाले अंदाज में बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। संतुलन मापने के लिए तराजू का इस्तेमाल बड़ी सरलता से करीब 7000 वर्षों से हो रहा है। प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन कूटनीति का तराजू जरा दूजी किस्म का होता है। उस पर संतुलन बैठाने के लिए राष्ट्राध्यक्षों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और अमेरिका के बीच गजब का कूटनीतिक बैलेंस बनाया है, जिसकी वजह से भारत कूटनीति के केंद्र में है। वहीं बाइडेन बेचैन है, उन्हें भारत में एक बड़ा बाजार और एक शक्तिशाली साझेदार दोनों दिखते हैं, जबकि रूस से भारत की पारंपरिक दोस्ती है। दुनिया को लगता है कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को शांति की दिशा में ले जाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, डील करा सकते हैं। दुनिया में अब भारत का जो कद है उसे देखते हुए अमेरिका भी भारत के आगे सुपर पावर के बजाय थोड़ा सॉफ्ट पावर बनकर बात करता है। इसकी एक वजह भारत की खरीद शक्ति है। दरअसल अमेरिका के हथियार मार्केट में भारत एक अहम खरीदार है। भारत ने अमेरिका से $930 मिलियन में अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। $2.6 अरब की MH-60 रोमे हेलीकॉप्टर डील भी हुई है। 2 से 3 अरब के प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन्स की डील पक्की हुई है। $3 अरब की चिनूक हेलीकॉप्टर डील भी अमेरिका से हुई है। ऐसे में भारत से संबंध बिगाड़कर वो एक बड़े हथियार खरीदार को नाराज तो नहीं करना चाहेगा, और आने वाले समय में भी अमेरिका भारत से टक्कर नहीं लेगा, क्योंकि कई डील अभी पाइपलाइन में है, जिससे अमेरिका को कमाई होगी और भारत की सैन्य शक्ति मजबूत होगी। भारत आने वाले समय में करीब 73,825 करोड़ रुपए में अमेरिका से कई सैन्य डील करने जा रहा है। इसमें
22,147 करोड़ रुपए में 30 MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन शामिल है। 7,300 करोड़ में 2 स्टार विमान की डील होनी है। यह आधुनिक इंटेलिजेंस सुविधाओं से लैस विमान है। 17,500 करोड़ रुपए में भारत P-8L पोसाइडन प्लेन भी खरीद रहा है। 7,300 करोड़ रुपए में वो 6 C-130J हर्क्यूलिस विमान खरीदेगा। भारत 7,300 करोड़ रुपए में एक NASAMS-2 एयर डिफेंस यूनिट खरीदने की योजना बना रहा है। यानी अमेरिका के लिए भारत एक ऐसा देश है जिससे उसे शुभ लाभ होना है। ऐसे में वो भारत से आने वाली लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहेगा। भारत अहिंसा और शांति का प्रतीक है। भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही भी थी। भारत यह बात कहने से बिल्कुल नहीं कतराता कि वो उस बुद्ध का देश है जिन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। भारत महात्मा गांधी का देश है जिन्हें अहिंसा का पुजारी कहा गया। भारत भगवान महावीर का देश है जिन्होंने दूसरों से नहीं खुद की बुराइयों से लड़ने का संदेश दिया। भारत वो देश है जिसने खुद पर हुए हमलों को जवाब दिया, लेकिन कभी किसी अन्य देश पर कब्जे की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज जब पूरे विश्व में जंग के माहौल में शांति की तलाश हो रही है तो सबकी नजर भारत पर है, क्योंकि भारत ही इस युग में शांति का सुपर पावर है। भारत के साथ अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। भारत हथियारों का बड़ा खरीदार है। ग्लोबल हथियार मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 9.5% है। वैसे भारत आज भी सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। हालांकि रूस के साथ हथियारों का सौदा साल 2017 से 2021 के बीच घटकर 46% हो गया। फिर भी यह अमेरिका से हथियार खरीदने के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत की रूस में अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की 21,000 करोड़ में डील हुई है, जो 2026 तक भारत को मिल सकती है। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल्स की 12,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। रूस से भारत कैरीवैक क्लास के युद्धपोत की 17,000 करोड़ में डील कर चुका है। रूस से भारत कैमोव का 226 लाइट क्वालिटी हेलीकॉप्टर्स 7,000 करोड़ में खरीद रहा है। भारत और रूस के बीच 18 एडिशनल सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की डील 5,000 करोड़ रुपए में हुई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रूस के कुल हथियार निर्माण में से 23% हथियार भारत खरीदता है। ये सबसे अधिक है। एक तरफ भारत अपने दोस्त अमेरिका की परेशानी को समझ रहा है, दूसरी तरफ वो अपने पुराने और पक्के दोस्त रूस की जरूरतों को भी समझता है। इसी वजह से भारत दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की परेशानी है रूस के आक्रामक तेवर, जबकि रूस की परेशानी है अमेरिका की दबंग कूटनीति। यूक्रेन के मामले में अमेरिका की दबंग कूटनीति को चुनौती देने के लिए ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए, और ये हमले युद्ध के 47वें दिन भी थमे नहीं हैं। यूक्रेन को जब लगने लगा कि रूस ठंडा पड़ गया, तभी रूस ने ऐसी बमबारी की कि यूक्रेन की जमीन कांप उठी। रूस की सेना अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरा नियंत्रण पाने से पहले उसे बर्बाद कर देना चाहती है। यहाँ भयंकर जंग चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 46वें दिन यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की वायुसेना के एक Su-34 फाइटर बॉम्बर को गिरा दिया है। ये लड़ाकू विमान रूस का एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन पर था, इस देश के पूर्व के क्षेत्र में, जहां पर अब ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रूस के लड़ाकू विमान निरंतर यूक्रेन की सेना के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तलाश रहे हैं और उसी एक मिशन के तहत इस विमान को गिरा दिया गया। इससे कुछ दिनों पहले एक Su-35 अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को भी गिराने का दावा किया था यूक्रेन ने, और पायलट को बंदी बना लिया था। आरोप कि वो सिविलियन ठिकानों पर भी भारी बमबारी कर रहे हैं और वॉर क्राइम्स के केसेस उन पायलट्स पर अब चलाए जाएंगे। लेकिन इस समय युद्ध के 46वें दिन ये बहुत गंभीर रूप ले रहा है ये युद्ध, जब रूस ने भी दावा किया है कि उसने एक S-300 सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस शील्ड को ध्वस्त कर दिया है इस देश के पूर्व में, यूक्रेन के पूर्व में। रूसी हमले की दूसरी लहर में बड़ी तबाही आने वाली और इसकी वजह है एलेक्जेंडर कोर्निकोव।
यानी पुतिन का सबसे क्रूर कमांडर। पुतिन ने अपने क्रूर कमांडर से हर कीमत पर जीत मांगी है। पुतिन के इस खतरनाक कमांडर अलेक्जेंडर का इतिहास बहुत डरावना है। सीरिया युद्ध में इसने रूस की सेना की कमान कई हिस्सों में संभाली थी। आरोप है कि ये जहां भी गया वहां इसने आम नागरिकों पर अपने बर्बर प्रयोगों को अंजाम दिया। इधर रूस के यमदूत को जंग की कमान मिली, उधर यूक्रेन के रूबिझेन में भीषण धमाके शुरू हो गए। रूसी बमबारी की दूसरी किश्त यूक्रेन को बहुत भारी पड़ने वाली है। ब्रिटेन ने अंदेशा जताया है कि अब यूक्रेन में फास्फोरस बम का इस्तेमाल होने जा रहा है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ तो यूक्रेन में इतनी मौतें होंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। मिकोलीव में रात में रूस ने जबरदस्त हवाई हमले किए। मिकोलीव रूस के टारगेट पर है। यहां पर रूस ने नए सिरे से हमले किए हैं। गोरेंका शहर की तस्वीरें डराने वाली हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें इस शहर की बर्बादी की दास्तां कह रही हैं। देखा जाए तो आधिकारिक रूप से युद्ध का अंत नहीं हुआ है, न ही जीत की घोषणा की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि ये युद्ध अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन डर अभी बरकरार है क्योंकि रूस पलटवार की तैयारी में है। जेलेंस्की को जिस बात का डर था वही हो रहा है। रूस ने एक बार फिर अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और खार्किव से आई ये सैटेलाइट तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। मैक्सार की ओर से जारी इन तस्वीरों में रूस की सेना का एक 13 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया है जो खार्किव की तरफ बढ़ रहा है। यानी खार्किव पर पूरे नियंत्रण के लिए रूस ने सेना भेज दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिखा उसकी सच्चाई उस वक्त भी नजर आई जब रूस ने खार्किव पर हवाई हमला किया। खार्किव के मेयर ने यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली जिसमें एक बड़ी मिसाइल पैराशूट के जरिए खार्किव पर गिराई गई। मेयर ने दावा किया कि रूस की सेना लोगों को आगाह कर रही थी कि इन मिसाइलों के आसपास न हो। जंग के मैदान से सिर्फ आज तक आपके लिए लेकर आ रहा है सच्ची और असली ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने मिकोलिव और बश्टांका के हालात को अपनी आंखों से देखा। आप उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोई जान बचा के भाग ना पाए, जो जहां है वहीं फंस जाए, ध्वस्त हो जाए सारे यातायात के साधन और अड्डे। और यही वजह है कि लगातार हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। मिकोलाइव के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की देखिए ये तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। नीचे आप देखिए पूरा तबाही का मंजर है, कांच बिखरे हुए हैं और कुछ इस तरह से पूरी जो छत है वो उखड़ गई है। यहाँ पे आप देखिए टीन के शेड पड़े हुए हैं और जो बमबारी हुई है उसकी निशानी किस कदर यहाँ पे जो टुकड़े पड़े हुए हैं वो नजर आ जाएंगे आपको। पीछे एयरपोर्ट के खंबे उखड़ गए हैं, ओ और आर आपको ऊपर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे जरा देखिए कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग एक तरीके से देखिए तो आगे की तरफ गिर रही है, नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर है। और ये जो नजारा है, ये जो तस्वीर है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए लोहे कितने पड़े हुए हैं और हम ज्यादा भीतर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी एम्युनिशन जो है वो एक्टिव है। ये देखिए दरअसल हुआ ये कि लड़ाई हुई धुआंधार, यहाँ पे गन बैटल हुआ, ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर्स जो है वो आए और रशियंस ने कोशिश किया कि ये जो स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट है इसको किसी तरह से कब्जा किया जाए, लेकिन लगातार नीचे से हवाई फायर हो रहा था और जब हेलीकॉप्टर्स यहाँ लैंड नहीं कर सके क्योंकि यहाँ से लॉन्चिंग पैड तमाम एरोप्लेन्स के लिए एक एयरबेस बन सकता था, सी का भी रास्ता है और एयरपोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो उनका कहना है कि बॉम्ब कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पे जो चीजें फैली हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे तबाही मची। हालांकि जब बॉम्ब किया गया तो कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, पर पूरा एयरपोर्ट कुछ उखड़ के बाहर आ गया है।
ये तस्वीर रशियन फोर्सेस को किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी निस्तनाबूद कर रही है उसका सबूत है। जहां हम खड़े हैं ये रशियन ट्रक ओराल है, मिलिट्री ट्रक। आप देख रहे हैं किस बुरी तरह से जला हुआ है, आसमान से इसके लिए आफत बरसी और यहाँ देखिए बोनेट खुला हुआ है, सारे पार्ट्स बिल्कुल जल गए हैं, ट्रक ध्वस्त हो गया है। लेकिन जब ये मिलिट्री ट्रक बश्तंका गांव के पास जा रहा था तब वो इस तरह से खाली नहीं था, इसमें क्रूज मिसाइल्स भरी हुई थी और पूरी ट्रक में लगभग 80 से ज्यादा एमिनिशन थे पूरे एक गांव को ध्वस्त करने के लिए। दनादन ये ट्रक लगातार मशीन्स की तरफ जा रहा था जहां पे बेस बना हुआ था रशियन फोर्सेस का, लेकिन उससे पहले ही इसको ध्वस्त कर दिया जाता है। आप देखिए ये इसके साइड पार्ट्स हैं, किस तरह से ट्रक को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए अगर तो टायर पे आपको नजर आ जाएगा मेड इन रशिया, मेड इन रशिया की ये तस्वीर। टायर में लिखा हुआ है 19 ये देखिए आप लिखा है 1995 का बना हुआ है, 2 फरवरी की तारीख है, मेड इन रशिया। कुछ इस तरह से ये सबूत है कि किस तरह से ये रशियन ट्रक जो है जा रहा था और पार्ट्स उसके कुछ इस तरह से ध्वस्त हुए हैं। कारोबारी साल 2021-22 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। बिक्री बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है 2 व्हीलर्स का। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ाने में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। बीते साल टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट में 85% हिस्सेदारी रही। भविष्य की कारों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट अभी तक सुस्त चाल से चल रहा है, लेकिन भारत में काम करने वाली देसी और विदेशी कंपनियों की भीड़ में टाटा मोटर्स ने ईवी मार्केट पर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। इस सेगमेंट में कंपनी का ऐसा बोलबाला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के कुल बाजार में 85% पर अकेले टाटा मोटर्स का कब्जा है। अब कंपनी ने कर्व कूप स्टाइल एसयूवी कॉन्सेप्ट को पेश करके भारत के ईवी के फ्यूचर की झलक पेश की है। कर्व को नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा और अगले 2 साल में ही इस ईवी को लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी इलेक्ट्रिक वर्जन के बाद इस कार के पेट्रोल और डीजल मॉडल उतारेगी। इसके साथ ही कंपनी जल्द ही टियागो इलेक्ट्रिक को भी लॉन्च कर सकती है। भारत में सड़कों पर फिलहाल ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन नजर नहीं आते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री 2021-22 में 464% बढ़ी है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 257% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस तेजी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट का सुनहरा भविष्य लिखने को बेताब हैं। भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो मॉडल्स मौजूद हैं उनमें शामिल हैं महिंद्रा ई वेरिटो जो 10 लाख से कम में मिलने वाली अकेली ईवी है, जबकि टाटा टाइगोर ईवी और मिनी एसयूवी टाटा नेक्सॉन 20 लाख से कीमत में मिलने वाली ईवी हैं। प्रीमियम सेगमेंट में हुंडई कोना, MG ZS और मिनी कूपर एसी हैं। इसके अलावा भारत में सुपर प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें भी मौजूद हैं, जो 1 करोड़ से शुरू होती हैं। इनमें शामिल हैं मर्सिडीज बेंज EQC, ऑडी e-tron, जैगवार I-Pace और BMW iX। पोर्श टेकैन 2 करोड़ कीमत की भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि अब माधुरी दीक्षित और उनके पति भी इसका मालिक बन गए हैं। अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का स्वागत करते हुए माधुरी के पति डॉक्टर नेने ने कहा कि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी वाजिब कीमत से बेहद खुश हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के आगाज में तेजी लाने के लिए मारुति सुजुकी ने भी पिछले महीने 10,440 करोड़ के निवेश से 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आने वाले महीनों में दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की कारों के भारत में आने से यहाँ का ईवी मार्केट तेजी से दौड़ लगा सकता है। टेस्ला की भारत में एंट्री मेक इन इंडिया के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
देखते रहिए आज तक।